हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इग्नू हेल्प स्टेशन पर। आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीपीसीएस 183 संवेगी बुद्धि या कहे इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कल के एग्जाम में आ सकते हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम 14 जुलाई को बीपीसीएस 183 का होने वाला है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है और स्पेशल है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना। समझ में ना आए तो 2-3 बार फिर देख लेना, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर का पेपर नहीं आने वाला है। तो हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की भारी मतलब परिभाषा क्या होती है और उसके घटक क्या होते हैं? तो भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता होती है उसका अर्थ है अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित करने, उचित ढंग से व्यक्त करने की क्षमता को कहते हैं। ये व्यक्ति को अपने व्यवहार, निर्णय और संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो अवधारणा है वो किन लोगों ने दी है? तो पीटर सोल्वे, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन ने एक लोकप्रिय बनाया था इन लोगों ने। आज के समय में सफलता के लिए केवल बौद्धिक बुद्धि नहीं मतलब बौद्धिक बुद्धि ही की नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात को हम यहाँ समझते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये है कि अपनी भावनाओं को साथ रखते हुए, दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए हमें क्या करना है? एक नियंत्रण बनाना है और एक उचित तरीके से बात को स्पष्ट करना है या अपनी बात को रखना है। हमेशा क्या करना है कि हमें अपनी भावनाओं को रखते समय दूसरों की भावनाएँ हर्ट ना हो जाएँ, उस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बात कहनी चाहिए कि उसे बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो ये होता है हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है या कहें ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक विस्तार एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो उसको हम धीरे-धीरे समझेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि भावनात्मक का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स, ठीक है ना? हमारी जो भी फीलिंग्स होती है, उसको ध्यान में रखते हुए प्लस दूसरों की भावनाओं को भी अपने ध्यान में रखते हुए, उन्हें उनकी भावनाओं को समझते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी बात को सामने रखना। कई बार ऐसा होता है ना, हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाती है, कोई गुस्से वाली बात कर रहा हो, कोई गलत बात कर रहा हो, तो हम कहते हैं ना कि हमें गुस्सा आ जाता है। तो हम उसको जब हम उससे बात कर रहे हों, तो हमें वो हमारी बातों में वो गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो वो बहुत बुरी बात हो जाएगी या कहें हमारे संबंध खराब हो जाएँगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए कि ठीक है, उसे ये चीज़ पसंद है और हमें नहीं पसंद है। हमें इस चीज़ का गुस्सा आ भी रहा है, तो हम अपने गुस्से को अंदर रखेंगे, ठीक है ना? हम अपने आप पे नियंत्रण पाएँगे और फिर अपनी बात को नॉर्मल तरीके से कहेंगे, जो कि उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। तो यही होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब आगे देखते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो प्रमुख घटक है, वो क्या-क्या होता है? एक तो है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस होती है। अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए और अपने भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या समझ रही हूँ, इस चीज़ की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अपनी शक्तियों और कमज़ोरियों का ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों में कमज़ोर हैं और किच मतलब कौन-सी हमारी ताकत बनती है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा है कुन मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मान लो नॉर्मल सी बात मैं सबके लिए बता देती हूँ कि इंग्लिश बोलते समय मानो कि कोई ग्रुप है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है और हम वहाँ पे चले गए। अब हमारी क्या कमज़ोरी है? हमारी ज़्यादातर लोगों की वीकनेस होती है इंग्लिश में बात करना। हम जल्दी से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कमज़ोरी है। इस बात का हमें ज्ञान है। ऐसी बात नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमें नहीं आता है। और ताकत क्या है? तो कई चीज़ों में हम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत लोग होते हैं मेहंदी लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग होते हैं कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी एक क्षमता होती है। तो उस चीज़ में वो अच्छे हैं। वो चीज़ उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और सही निर्णय लेने में एक सहायता मतलब मिलती है इस चीज़ से हमारे को। अब इसका क्या मतलब है कि मानो कि अगर हमें अपनी फीलिंग्स का पता होता है, हमें उसकी समझ होती है, हमें अपनी शक्तियाँ पता है, हमें कमज़ोरियाँ पता है अपनी, तो हम कोई भी जब निर्णय लेंगे, तो उसमें हमारे को मदद मिलती है कि हम ये निर्णय ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, गलत लेंगे, सही लेंगे, इस चीज़ की हमें समझ होती है। अब नियमन होता है, अब इसके अंदर क्या है कि अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। क्रोध क्रोध, तनाव और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। व्यक्ति को धैर्यवान और संतुलित मतलब बनाती है। अब नॉर्मल सी बात है कि अपना जो हमारी अंदर से होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हम अपनी फीलिंग्स, अपने व्यवहार को क्या करेंगे, नियंत्रित रखेंगे। हम जब भी कोई बात करेंगे, भावनाओं में बह के नहीं करेंगे। हम एक समझदार व्यक्ति हैं, हम जब भी कोई बात करेंगे, उसे परफेक्ट तरीके से करेंगे। सामने वाले की जो फीलिंग्स है, उसे हर्ट नहीं करेंगे और हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, अच्छा-बुरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी भी गुस्सा कर जाते हैं, हम कभी भी बात करते-करते रो जाते हैं। हमें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए और हम अपनी बात को परफेक्ट तरीके से किसी के सामने रख सकते हैं। क्रोध, तनाव और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हमारे को कंट्रोल होना चाहिए।
है ना? तो बहुत लोग होते हैं, बात करते हुए कई बार ना गुस्सा कर जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ कई देखी होगी, आपके ग्रुप में कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या आपके दोस्त होंगे। क्या होता है कि कई बार कोई बात चल रही होती है और वो इंसान हर बात पे गुस्सा कर जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने भावनाओं पे एकदम कंट्रोल होना चाहिए। व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, हमेशा धैर्यवान रहो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आप भावनात्मक हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आत्म प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए हमें अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए हमें। अब कठिन परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक बने रहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कठिन है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें अपने अंदर से मोटिवेशन अपने आप को करना चाहिए कि नहीं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें ये कठिनाई का समय है भले ही, लेकिन हम इस चीज़ को समझ के सोल्व कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करने में क्या होती है, हमें सफलता प्राप्त करने में एक मदद मिल जाती है, सहायता मिलती है। सहानुभूति होनी चाहिए, देखो, सहानुभूति बोला है एम्पैथी होता है, एक होता है सिम्पैथी और एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी वो होता है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों की भावनाओं के साथ समझते हुए अपनी बात को रखते हैं एक्चुअल में, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। कि मानो कि मुझे ये चीज़ मान लीजिए कि कोई मुझे पसंद नहीं है कि जो दूसरे लोग गाली देते हैं, ठीक है ना? तो अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं पसंद है तो शायद सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं पसंद होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एम्पैथी कहेंगे। तो ये सहानुभूति होती है। दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता होती है चीज़ में। अच्छे संबंध बनाने में इससे क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है और सहयोग और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है ये चीज़। एक्चुअल में अगर हमारे अंदर ये एम्पैथी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए या हमें अपना व्यवहार को एकदम सही रखना चाहिए। हमें अच्छे संबंध बनाने के लिए सही बातों का करना चाहिए, लोगों की मदद के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अच्छा संबंध क्रिएट करती है, सोशली हमारे समाज के अंदर में। सामाजिक कौशल होता है, एक सोशल स्किल्स भी होती है। अब मान लीजिए कि प्रभावी संचार, नेतृत्व और टीम वर्क की क्षमता भी इस चीज़ से डेवलप हो जाती है। जो भी लोग अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ होती है। आप देखेंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बात भी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि नॉर्मली हर टॉपिक पे बहुत ही प्यार से बात कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। है ना? उनके अंदर एक नेतृत्व होता है उस चीज़ का कि भाई ये तो टीम लीडर की तरह बात करते हैं। उन और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में ठीक होते हैं। वो टीम वर्क में भी अगर काम करना है, कुछ लोग होते हैं जो अकेला काम करना पसंद करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो टीम वर्क की क्षमता के अंदर होती है कि हम मिलकर काम करेंगे सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सामाजिक कौशल हमारा इससे डेवलप होता है। दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। कार्यस्थल और समाज में सफलता दिलाती है एक्चुअल में ये चीज़। और अगर हम देखेंगे तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व एक्चुअल में क्या होता है? तो भावनात्मक का मतलब है कि तनाव को कम करती है, संबंधों को मजबूत बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है, नेतृत्व क्षमता का विकास करती है और मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में बुद्धि करती है, वृद्धि करती है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या मतलब है कि हमारे जितनी भी कमी है, जो भी हमारे अंदर का तनाव होता है, कई बार होता है ना कि हम अपने आप से जूझ रहे होते हैं, हमें हमारी फीलिंग्स ही समझ नहीं आ रही होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो वो सारी बातें हैं, तो उस चीज़ को तनाव को कम करती है, अगर हम उस चीज़ को समझने लग जाएँ कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं सबसे पहले। संबंधों को मजबूत बनाती है और अगर हमें बात करने का सही तरीका आता है, तो हम लोगों से सही तरीके से बात करेंगे। सही तरीके से बात करेंगे तो हमारे संबंध क्या बनेंगे? हमेशा मजबूत बनेंगे। निर्णय लेने की क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर मान लीजिए कि हम अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, हमें ये पता है कि हमारा बिहेवियर सही है, हमारी टोन सही है और हम किसी से भी फ्रेंडली तरीके से बात कर सकते हैं या प्रोफेशनल तरीके से बात कर सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, संचार सही से हो सकता है, तो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेतृत्व क्षमता को विकास भी कर देती है हमारे अंदर। मान लीजिए सिर्फ़ हमारा कौशल नहीं बढ़ता है, हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है और हमारा एक कहेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है किसी भी निर्णय को लेते समय में। मानसिक स्वास्थ्य, हमारे जो मन का स्वास्थ्य होता है, हमारा आप जानते होंगे कि एक फिज़िकली हर्ट होता है और एक मेंटली हर्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक व्यवहार आ जाता है सही तरीके से, तो आप जो है ना मेंटली जो आपका फिर होता है, हेल्थ होती है, वो एकदम अच्छी रहेगी, परफेक्ट रहेगी। आपका जो आत्मविश्वास होता है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। आप हमेशा कॉन्फिडेंस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। तो इसका निष्कर्ष नॉर्मल सा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण
भाग माना गया है और ये व्यक्ति को स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की सहायता करती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं की बुद्धिमत्ता का विकास करना कितना ज़रूरी है एक्चुअल में। तो ये सब्जेक्ट हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है, या कहें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर देना, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के योग्यता मॉडल मतलब एबिलिटी मॉडल की क्या व्याख्या है, हमें इस चीज़ को समझना होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योग्यता मॉडल एबिलिटी मॉडल पीटर सोल्वे और जॉन मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं को समझता, उनको विश्लेषण करता है और उन्हें उचित प्रबंधन भी कर लेता है। अब इसका नॉर्मल सी बात है कि ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो हमारा मॉडल है, उसको हमारे को किसने दिया था? तो ये जो पीटर सोल्वे, जॉन मेयर इन लोगों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की भी एक फील्ड होनी चाहिए। लोगों को ये समझाना चाहिए कि वो उनका व्यवहार सही होगा, वो अपनी भावनाओं को अगर समझ सकेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे कि वो जो कुछ सोच रहे हैं या वो जो बोलना चाहते हैं वो सही है या नहीं है, तो उससे वो एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। योग्यता मॉडल के 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक ये है कि भावनाओं को पहचानना। सबसे पहली बात हमने अभी ऊपर ही हम बान क्या बात की थी कि भावनाओं को हमें पहचानना होगा। अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने की हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। चेहरे के हाव-भाव, आवाज़ और हाव-भाव से भावनाओं को समझना। नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए किसी के फेस के ऊपर हमें दिख रहे हैं एक्सप्रेशंस गुस्से वाले, तो हमें पता चल जाएगा ये इंसान गुस्से में है और जब हम इससे बात करेंगे ना, तो इंसान अभी फ़िलहाल हमसे गुस्से में ही बात करेगा। तो हम उसको उसकी भावनाओं को क्या कर लिया हमने पहले ही समझ लिया। कैसे? हमने उसके चेहरे के भाव से पहचान लिया और उसकी आवाज़ में क्या होगा, एक थोड़ा-सा कड़कपन होगा या कहें कि थोड़ा-सा अग्रेसिव वॉइस होगी, तो उससे भी पता चल जाता है। और मान लीजिए कोई रो रहा है और उसकी फेस इमोशनली होगा, तो पता चल जाता है ये सारी चीज़ें। तो हमारे को चेहरे के एक्सप्रेशंस की समझ होनी चाहिए या दूसरों के हाव-भाव की समझ होनी चाहिए कि इसकी फ़िलहाल इसका एक्सप्रेशंस क्या है। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला चरण भी यही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है यही समझना कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी भावनाएँ एक्चुअल में क्या है, हमें उसकी भावनाओं को समझने की समझ होनी चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो सोचने में भावनाओं का उपयोग मतलब भावनाएँ हमारी सोच और निर्णय को प्रभावित करती है। जो भावनाएँ होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारी सोच को और निर्णय लेने को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अभी हम सैड फ़ील कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो अभी फीलिंग है, वो सैड है। तो उसमें हम सोच सकते हैं कि अभी हम क्यों सैड हैं और हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें सैड नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ नया सोचना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए। अब सकारात्मक भावनाएँ जो होती है वो क्या करती है रचनात्मक और समस्या का समाधान करने में हमारी क्षमता बढ़ाती है। नेचुरल सी बात है जो भी इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव वे में रहता है ना, वो हमेशा क्रिएटिव होता है। आप देखोगे बहुत लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। उनके पास हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है, हर बात का एक सॉल्यूशन होता है उनके पास। तो ये किस तरीके से होता है क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है। उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने अपने अंदर इस चीज़ को इनबिल्ड कर लिया है, इतना सेल्फ मोटिवेशन कर लिया है तो वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इस सही भावनात्मक समझ बेहतर निर्णय लेने में क्या करती है हमारी मदद कर देती है। भावनाओं को समझना, भावनाओं के कारण और परिणाम को समझना एक्चुअल में, ये जानना कि भावनाएँ समय के साथ कैसे बदलती रहती है। भावनाएँ जो होती हैं वो हमेशा तो एक जैसी नहीं रहती है। मान लीजिए कि अभी मैं फ़िलहाल खुश हूँ, तो फ़िलहाल मैं अभी खुश हूँ ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आगे भी खुश रहूँगी। हो सकता है मुझे बाद में किसी बात पे गुस्सा आ जाए या हो सकता है कोई मतलब ऐसी दिल दुखाने वाली बात कर दे तो मैं इमोशनल हो जाऊँ। तो हमेशा भावनाएँ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है हमारी। तो दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। और नेचुरल सी बात है कि चेहरे के हाव-भाव और बाकी और भी बातों से हमें ये पता चल जाता है कि इस इंसान या दूसरे पर्सन की जो भावनाएँ हैं, वो किस तरीके से है या भी वो किस तरीके से क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ों की भी हमें समझ आने लगती है। तो हम आगे देखेंगे कि भावनाओं का प्रबंधन एक्चुअल में कैसे किया जा सकता है, कि उसको कैसे समझा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित रखना बेहद ज़रूरी होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं या हम जो सोचते हैं, वो किस तरीके से है, वो सही है समाज के लिए, नहीं है। हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें संतुलित करके बात करनी चाहिए, तो हमारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहेंगे। नकारात्मक भावनाओं को
कम करना और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना। हमारे अंदर अगर इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, अगर हम उसे मैनेज करके चलेंगे हमेशा ही, तो हमारे अंदर जो भावनात्मक का एक वेव बनेगा, वो कभी भी ऑरा नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉज़िटिव ही बनेगा। इस चीज़ की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगा, मतलब आ जाएगी। तो और अच्छे संबंध बनाने में सहायता भी मिलती है इस चीज़ से। तो नेचुरल सी बात है कि हम जो पूरी एक समाज में हम रहते हैं, इस समाज में हम हर किसी से अगर बात अच्छे से करेंगे, तो हम हमेशा सोशली जुड़े रहेंगे सभी से। लेकिन हम हमेशा गुस्से में बात करेंगे, बुरी तरीके से बात करेंगे और समाज से कटने वाली बातें करेंगे, तो हम हमेशा क्या रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे। तो हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। अच्छे संबंधों के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक-दूसरे के साथ ही जिएँगे ना, तो हमारी लाइफ़ अच्छी तरीके से बीतेगी, नहीं तो लोनली तो सभी हैं। अब योग्यता मॉडल का महत्व एक्चुअल में क्या होता है? तो योग्यता मॉडल का महत्व है कि आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है। मतलब सेल्फ अपने मैंने बताया ना कि हम अपने अंदर से क्या करते हैं, एक सेल्फ मोटिवेशन को जागरूक करते हैं। हमारे अंदर ये कंट्रोल होना चाहिए, हमारी जो फीलिंग्स है उसे कंट्रोल होना चाहिए। हम जो सोचते हैं, हम कोई गलत बात तो नहीं सोचते, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा आत्मविश्वास इस चीज़ से बढ़ता है। संचार और संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिल जाती है। तो ये हमारे योग्यता मॉडल के कुछ महत्व हैं। जैसे कि तनाव प्रबंधन में सहायता मिलती है, हमारे को पता चल जाता है कि अभी फ़िलहाल थोड़ी परेशानी है, कशमकश है हमारे अंदर, लेकिन हम उस चीज़ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हम अपनी कोई भी भावना को, कोई गलत भावना होती है, तो उस चीज़ को दूसरों पे प्रभावी नहीं होने देंगे। मान लीजिए कि मुझे किसी बात से इरिटेशन हो रही है, अगर इरिटेशन मुझे है, तो मैं किसी और पे अगर चिल्ला के बात करूँगी, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि पापा काम कर कर आते हैं, या आपके घर में कोई भी अगर काम करके घर वापस आता है, तो आप उनसे बात करते हैं बड़े पोलाइटली, और वो एकदम आपसे गुस्से में बात करते हैं, तो आपको बुरा लगता है। तो यही चीज़ हमें दूसरों के लिए भी समझना चाहिए कि हमारी अगर मानिए कि गलती हमारी है, और अगर हम अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, तो हम दूसरों से अगर गलत तरीके से बात करेंगे, तो उसका दिल दुखी हो जाएगा, उसकी भावनाएँ क्या हो जाएँगी, हर्ट हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए, भले ही हम कितने ही मतलब परेशान क्यों ना हो अंदर से, लेकिन हमें हमेशा दूसरों से अच्छे तरीके से ही बात करनी चाहिए। नेतृत्व और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें क्या होता है, विकास होता है हमारा। मानसिक स्वास्थ्य में एक्चुअल में सुधार होता है। मैंने बताया ना कि मेंटल हेल्थ हमारी हमेशा अच्छी ही रहती है, अगर हम हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छी तरीके से बात करते हैं। अब निष्कर्ष यही है कि योग्यता मॉडल ये बताता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं होता है, एक व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक क्षमताओं का एक समूह है, हमारे मन का एक समूह है, जो कि मतलब हमारे बात करने का तरीका और हमारे जीवन शैली को बदलने का एक बहुत ही बड़ा तरीका है ये, जिन्हें हम अभ्यास और अनुभव द्वारा विकसित किया जाता है। नेचुरल सी बात है कि इस चीज़ को हम ऐसे नहीं है कि कोई हमें सिखा के चला जाएगा, तो हम सीख जाएँगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि हम धीरे-धीरे अपने अभ्यासों से सीखते हैं। मैंने बताया ना, एक हम दूसरों से जब बात करने जाते हैं, तो हम उनके एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं कि अभी ये इस इंसान का कैसा मूड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं ये चीज़। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सबके अंदर ये चीज़ों का डेवलपमेंट होता रहता है। ये व्यक्ति को जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में सफल बनाने में मदद करता है, नेचुरल सी बात है। अब देखो, तो अगले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि बारन मॉडल क्या होता है? इसके बारे में जानेंगे। बारन मॉडल को मिश्रित मॉडल भी कहा जाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बारन मॉडल को र्यूबेन ऑन मतलब र्यूबेन बार ओन ने प्रस्तुत किया था। अब इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनात्मक और सामाजिक योग्यताओं का एक समूह है, जो व्यक्ति को स्वयं को समझने और दूसरों से संबंध स्थापित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में क्या होती है, मदद मिलती है या सहायता मिलती है। ये हमें एक बारून मॉडल बताता है। बारून मॉडल सिंपल सी बात है, हमें ये बताता है कि हमें अपने जीवन किस तरीके से सफल तरीके से जीना चाहिए। इसके अंदर हमें क्या-क्या समझना होगा? सबसे पहले समझना होगा कि खुद को समझना होगा सबसे पहले, दूसरों से जुड़ना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा, बदलाव के लिए तैयार रहना होगा और पॉजिटिव रहना होगा हमेशा ही। तो अगर ये इंसान ये 5 चीज़ों पे अपना नियंत्रण पा लेता और ये 5 चीज़ें अपनी हासिल कर लेता, तो मान लीजिए कि वो अपनी लाइफ़ को सफल तरीके से ये सक्सेसफुली जी रहा है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि इंट्रापर्सनल कुछ स्किल्स होती है, इसके जो घटक हैं, बानो मॉडल के प्रमुख घटक हैं, इसमें क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। आत्म जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए, आत्म-सम्मान होना चाहिए, आत्म अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, और स्वतंत्रता, अपने आप को हमेशा ही स्वतंत्र फ़ील करिए। आप कोई कैदी नहीं हैं कि आप हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें या अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस ना कर पाएँ। हमें इस चीज़ को अपने अंदर से ये डेवलप करना होगा, अपनी बातों को बाहर निकालना होगा, अपनी भावनाओं को प्रकट करना होगा। नहीं तो हम पीछे रह जाएँगे ज़िंदगी के हर मोड़ पे। हम हमेशा एक कहते हैं ना कि ये इंसान तो
शाय है या इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट रह जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी, लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, अपनी बात को रख नहीं सकोगे, तो आगे जाने से भी तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए स्वतंत्र रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की बेहद ज़रूरत है हम लोगों को। आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, मतलब कि अपने आप से एक इंटरव्यू होता है ना, तो हमें हमारी चीज़ को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हमारी क्या होनी चाहिए? पकड़ होनी चाहिए या हमारी इस चीज़ में क्षमता बढ़नी चाहिए। अब पारस्परिक कौशल का मतलब या इंटरपर्सनल को मतलब ये होता है कि सहानुभूति दूसरों से। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था? सबसे पहले कि खुद को समझना। तो इसमें ये सारे पॉइंट हमें बताते हैं कि हमें पहले खुद के अंदर इस चीज़ों का डेवलपमेंट करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमेशा दूसरों को समझना। दूसरों से हमारे साथ क्या होनी चाहिए? सहानुभूति मतलब एम्पैथी होनी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए। हमें पता है कि समाज में हमारा क्या उत्तरदायित्व है। हमें कोई बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ सामाजिक रूल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने रूल बनाकर कुछ भी मस्ती कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि दूसरों के जीवन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़े या गलत प्रभाव पड़े। अच्छे संबंध बनाने की एक क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तनाव प्रबंधन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो है हमें टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप से करना बेहद ज़रूरी है। तनाव सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें सबसे पहले क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। आप ध्यान से सोचिए कि हमारे को भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुँह दिया है। इसका मतलब है कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो, तभी तो 2 कान दिए हैं हमें। तो कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें सबसे पहले शांत अपने आप को काम रखना चाहिए। आवेगों को नियंत्रण करना चाहिए। आवेगों का मतलब है कि हमारे जो भी इमोशंस होते हैं ना, उन सभी को हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। अनुकूलन क्षमता का मतलब होना चाहिए कि बदलाव लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी समस्या है, उसका समाधान करना हमारे को आना चाहिए, इस चीज़ की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। वास्तविकता की पहचान हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। वास्तविकता का मतलब है कि कोई भी बात हो रही है, उसका हमें पता होना चाहिए कि ये रियल में है, नहीं है, उस चीज़ की हमें समझ होनी चाहिए। बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना भी हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं, मतलब मुझे तो ये करना पसंद है। मान लीजिए कि आप शहर के इंसान हैं और गाँव गए हैं। गाँव में कुछ चीज़ों की सुविधा नहीं है। जैसे कि शहर में आपके घर में सुविधा है, लेकिन उनके यहाँ ये सुविधा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप उनसे बदतमीज़ी से बोलेंगे, मतलब बदतमीज़ी से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या आप हमेशा यही बोलते रहेंगे कि मेरे पास तो इतना कुछ है, मेरे घर में तो ये है, आपके पास ये नहीं है? हमें हमेशा कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को हर्ट हो, उसकी फीलिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हमें कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए। हम जीवन में कहीं भी जाएँ, हमें उनकी तरीके से ही बात करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए अगर गलत जगह खड़े हैं, तो हमें गलत इंसान नहीं बनना है, हमें हमेशा सही जगह पे ही जाना है, गलत जगहों पे नहीं जाना है। सामान्य जो मनोदशा होती है, जनरल मूड जो होता है, उसको हमें समझना चाहिए। हमारे अंदर आशावाद होना चाहिए, खुशी और सकारात्मक सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। हमेशा हमें जो भी सोचना चाहिए वो पॉज़िटिव वे में ही सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जीवन में बहुत ज़्यादा हमें कठोर कटना मतलब ऐसे वक़्त आता है हमारे पास, या मान लीजिए कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हम उसमें फ़ेल ही हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम आगे जीवन जी ही नहीं सकते, कि ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है। हमारे को नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो या दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है बात करते समय, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमारी सोच सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरों की बातों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं अपने ऊपर से, तो हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे भी कंट्रोल कर लेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे और एक परफेक्ट इंसान बनने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं हम सभी। बार रोल मॉडल का महत्व एक्चुअल में क्या है? तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाता है, संबंधों को मजबूत करता है, नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है, तनाव को कम करता है और सामाजिक मतलब स्वास्थ्य को क्या रखता है? सुदृढ़ रखता है, या मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा रखता है। मेंटल हेल्थ हमेशा हमारी बढ़िया रहेगी। नॉर्मल सी बात मानिए, हम हमेशा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर एकदम विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे अंदर हम किसी से भी संबंध आराम से बना लेते हैं और हमारे अंदर एक नेतृत्व बनाने की क्षमता है और तनाव हमारा कम करते हैं, मतलब स्ट्रेस हम कम करते हैं क्योंकि हम लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम मोटिवेटेड हैं, तो हमारा क्या है, मेंटल हेल्थ भी क्या रहेगा, हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो इससे हमारी ही बॉडी को फ़ायदा है ना, हम अपने आप को ही तो परफेक्ट रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें खुद के लिए तो हम कर ही सकते हैं ना। अब ये जो हम आगे देखने वाले हैं, इसका नाम है
ईक्यूआई परीक्षण। अब ईक्यूआई परीक्षण एक्चुअल में क्या है, तो ये बारहम मॉडल के अंदर ही आता है। ये एक ऐसा परीक्षण है जिससे हम अपने संवेगिक बुद्धिमत्ता परीक्षण को माप सकते हैं। नेचुरल सी बात है, इसको विकसित किया जाता है। अब इसके द्वारा हम दूसरों की फीलिंग्स सॉरी हम अपनी स्थिति को इसमें समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी भावनात्मक या सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर आ चुकी है, हम कितने डेवलप हो चुके हैं। ये एक परीक्षण होता है, इसके द्वारा इस चीज़ से पता चल जाता है। निष्कर्ष नॉर्मल सी बात है कि आप लिख सकते हैं कि बार्न मॉडल ये स्पष्ट करता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भावनात्मक और सामाजिक दोनों प्रकार की योग्यताओं का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इन योग्यताओं का विकास व्यक्ति को अधिक सफल बनाने और संतुलित बनाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जीनोस मॉडल। जीनोस मॉडल क्या है, उसकी व्याख्या को हम समझते हैं। जीनोस मॉडल का जो विकास है वो डॉक्टर बेन पार्मर और कॉन स्टाफ ने किया था। ये मॉडल विशेष रूप से कार्यस्थल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उपयोग पर बल देता है और उसके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन व्यवहारों का समूह जिन्हें अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जीनोस मॉडल क्या है। जीनोस मॉडल आपकी ये नहीं देखता कि किसी भी इंसान के अंदर कितनी बुद्धि है या कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है। वो ये मापता है कि काम के दौरान आप अपने व्यवहार के सांवेगिक बुद्धि का कितना प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जेनस मॉडल के कुछ प्रमुख घटक हैं, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। जैसे कि अपनी भावनाओं को पहचानना और उसको समझना, ये हमारा एक घटक हो गया। अपनी भावनाओं को सही तरीके से क्या करना, व्यक्त करना। व्यक्त का मतलब है एक्सप्रेस करना। अपनी फीलिंग्स को या अपनी बात को सही तरीके से रखना, ये हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। दूसरों की भावनाओं और मतलब आवश्यकताओं को समझना, ये समझना कि दूसरा व्यक्ति की क्या भावना है और वो क्या चाहता है, ये चीज़ को भी हमें समझना होगा। निर्णय लेते समय भावनाओं का उचित उपयोग करना। निर्णय लेते समय हमें हमेशा सभी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को भी और दूसरों की भावनाओं को भी, तभी हम एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं समाज में। भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखना, मैंने कहा ना कि अपने अंदर के जितने भी आवेग हैं, इमोशन है, उन सभी को हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। संतुलित मतलब संतुलन बना के रखना, बैलेंस बना के अपनी बात को कहना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। दूसरों को प्रेरित और सहयोग देना, दूसरों को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेटेड करना चाहिए। नेचुरल सी बात है कि आप अगर दूसरों को प्रेरित करते हैं और वो इंसान अपनी लाइफ में सही तरीके से जीता है आपकी वजह से, तो ये आपको ही तो खुशी होगी। तो हमें हमेशा दूसरों से अच्छी बातें करनी चाहिए और उनको हमेशा हर बात में सहयोग देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है या आप हमेशा दूसरों की बातों को काट के अपनी बातें कह देते हो। तो सहयोग अपनी तरफ से देना चाहिए। हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि उसकी मतलब फीलिंग भी एक्सप्रेस हो सके। जैसे कि आप अपने आप से स्वतंत्र हुए ना, अपने आप को व्यक्त करने लगे हैं, ऐसे ही दूसरों को भी हमें मौका देना चाहिए कि वो भी स्वतंत्र व्यक्ति बन सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बना सकें। तो वो मौका देने से होता है। कठिन परिस्थितियों में हमेशा शांत रहना चाहिए और एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब शांत रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। ये हमारे अंदर का क्या होता है, एक कौशल बढ़ाता है, एक क्षमता को बढ़ाता है। अब इसमें महत्व मतलब क्या है, तो नेतृत्व क्षमता को इसमें बढ़ावा मिलता है, टीम वर्क को मजबूती मिलती है, कार्यस्थल पर संघर्ष कम करना पड़ता है। नेचुरल सी बात है, अगर हम सारे टीम वर्क मतलब मान लीजिए कि हम सब एम्प्लॉयी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारे को काम कम करना पड़ेगा क्योंकि सबके पास काम डिवाइड हो जाएगा और प्लस हमारा काम बहुत ही अच्छा होगा। कार्यस्थल पर हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि हमें ये सारा काम करना पड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं करनी पड़ेगी अगर हमारे अंदर इस चीज़ का नेतृत्व है। संचार संबंधों को सुधार इस चीज़ से मिलता है। कार्य क्षमता और एक संतुष्टि में भी बढ़ावा मिलता है। कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि हमारा काम करने का तरीका जो होता है वो तेज हो जाता है और उसके अंदर एक कौशल होता है, हमारा काम परफेक्ट भी होने लगता है और उसमें एक संतुलन भी बने रहता है। अब इसमें निष्कर्ष ये है कि जीनोस मॉडल भावनात्मक बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक पक्ष पर वो मतलब बल देता है। वो मैंने आपको क्या बताया कि वो आपकी बुद्धि को नहीं देख रहा है, आपके इंटेलिजेंस को नहीं देख रहे हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को देखने का काम करता है। ये व्यक्ति को अपने और दूसरों की भावनाओं को समझकर प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता को क्या करता है, प्रदान करता है। ये हमारे को ये चीज़ सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हुए कार्य कैसे करना है। अब मान लीजिए कि कोई हमारा मैनेजर है, अगर वो हमें ठीक से काम बताएगा और हम अपना काम सही तरीके से करेंगे, तो ये एक मैनेजमेंट बन गया। तो हमारा काम परफेक्ट तरीके से होगा, कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो सही तरीके से होगा। अगर टीम वर्क सही मतलब हमारा रास्ता सही होगा तो इस चीज़ को ये डिसाइड करता है। भावनात्मक दक्षता एक्चुअल में क्या होती है? तो भावनात्मक दक्षता से तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, व्यक्त करने
और नियंत्रण करने की क्षमता से है। ये व्यक्ति को अच्छे संबंध बनाने, तनाव का सामना करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। भावनात्मक दक्षता का क्या मतलब है? नॉर्मल सी बात कि हमारी जो भी फीलिंग्स है, उसे अपने ध्यान में रखते हुए और दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझना, अपने आप को सही तरीके से व्यक्त करना और अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता को ही हम भावनात्मक दक्षता कहते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख घटक हैं, जैसे कि अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी शक्ति और कमजोरियों को समझना, आत्मविश्वास का विकास करना और भावनाओं को और व्यवहार पर नियंत्रण करना। हमारी जो भी भावना और व्यवहार होते हैं, उस पे हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा शांत रहना चाहिए। अनुशासन और धैर्य का विकास हमारे अंदर होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा प्रेरित रहना चाहिए हमारे अंदर। कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा-हमेशा क्या रहना चाहिए? सकारात्मक सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए, कठिनाई कैसी भी क्यों ना हो। सहानुभूति हमारे मतलब एम्पैथी हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझने की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। संवेदनशील और सहयोगी बनना होना चाहिए कि कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, हमें हमेशा एम्पैथी का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हम नॉर्मल सी बात है कि हमारे अंदर एम्पैथी होती तो है ही। हमें पता है कि ये कोई बात है, ये गलत है, तो ये दूसरों को भी गलत ही लगेगी, तो हम वो बात बोलते ही नहीं है। तो इस चीज़ की नॉलेज सबके अंदर होती है और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती चली जाती है और हम एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। सामाजिक कौशल होता है, सामाजिक कौशल में प्रभावी संचार हमारा होना चाहिए, हमारी बात जो होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता एक विकसित होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए नहीं है, मतलब कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर भावनात्मक दक्षता बढ़ बन जाती है तो। अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं हमारे। भावनात्मक दक्षता का एक्चुअल में जो महत्व है वो क्या है? तो वो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती है, तनाव और संघर्ष को कम कर देती है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है कि कोई भी निर्णय लेना है, अगर हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो हम कोई भी निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें एक मौका मिलता है, अपने आप को हम मतलब ढूँढ पाते हैं कि हम सही हैं, सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें पता चल जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने में एक सहायता मिल जाती है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि भावनात्मक दक्षता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित, सामाजिक रूप से मतलब सक्षम और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक य योग बनाती है योग्य बनाती है। तो इसका क्या है कि भावनात्मक दक्षता अगर हमारे अंदर है, तो हम एक सफल इंसान बन सकते हैं, हर फ़ील्ड में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब सुधारने के लिए रणनीतियों का विवेचन हमें इसके अंदर करना होगा। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रण करने और उनका उचित उपयोग करने की क्षमता से है। ये जन्मजात नहीं होती है, बल्कि ये अभ्यास करते-करते और अनुभव के द्वारा हमारे अंदर क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। वर्तमान समय में व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता अत्यंत ही क्या है? ज़रूरी मानी गई है, ये अत्यंत ही आवश्यक मानी जाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुधारने के लिए कुछ प्रमुख रणनीति होती है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले है कि अपनी भावनाओं को पहचानना, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें जो हमारी फीलिंग्स है, वो हमारी कैसी है। मतलब हमारा दिल और हमारा दिमाग क्या तरीके से किस तरीके से सोचता है, इस चीज़ को हमें पहचानना होगा। ये समझने की समझे कि कौन-सी परिस्थिति आपको क्रोधित कर देती है, दुखी कर देती है या प्रसन्न कर देती है। आपको ये समझना होगा कि कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिसमें आप हमेशा खुश हो जाते हैं। कोई ऐसी बात होगी जिसमें आप खुश हो जाते हैं, कोई ऐसी बात होगी आप दुखी हो जाएँगे और कोई ऐसी बात होती है आपको गुस्सा आ जाएगा उस बात पे। तो ये हमें परिस्थितियाँ होती है, उसे हमें क्या करना होगा, समझना होगा। नियमित रूप से आत्मचिंतन करना होगा, अपने खुद का आत्मचिंतन करना होगा। और आगे हम देखेंगे कि भावनाओं को बेहतर मतलब भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बात है, अब उसमें ना आप भावुक हो गए और अगर आप भावुक हो जाते हैं, तो अगर उस टाइम पे कोई निर्णय भी लेंगे ना, तो वो भी गलत होगा और कई बार भावनाओं में बह के हम बात भी गलत कह देते हैं। तो हमें भावनाओं में कभी भी नहीं बहना चाहिए, अपने अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी कोई भी फीलिंग्स क्यों ना हो, हम उस चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर देंगे। क्रोध और तनाव को नियंत्रण रखना होगा। ये चीज़ हमें अंदर से सीखनी होगी कि हमारा कोई भी बात पे क्रोध क्यों ना आए, हमें उस पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। धैर्य और संयम बनाए रखना उस चीज़ का विकास हमारे अंदर होना चाहिए। सहानुभूति विकसित कैसे करेंगे? तो दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे हम सबसे पहले। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमेशा ही यही होता है कि अगर एक परफेक्ट कन्वर्सेशन क्रिएट करनी है, आप हमेशा ये चाहते हो कि आपकी जो बातचीत हो, वो हमेशा सही तरीके से ही हो और सही जगह पे ही खत्म हो
तो उसके लिए आपको दूसरों की बातों को सुनना बेहद ज़रूरी होता है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बात को पहले पूरा सुनिए ध्यान से और फिर अपनी बात को रखिए। तो संवेदनशील और सहयोगी बने, हमेशा संवेदनशील रहिए दूसरों के प्रति और सहयोगी बने रहें, उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहें कि वो हमेशा आगे बढ़े, तत्पर रहें। अपनी बात को स्पष्ट और विनम्रता से कहें, ऐसा नहीं है कि चिल्ला-चिल्ला के बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात एकदम सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कठिन-कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आसान-आसान शब्दों से अपनी बात को रखिए, अपनी बातों को इस तरीके से रखिए कि आपको भी समझ में आए, सामने वाले को भी समझ में आए, तो ये चीज़ होना चाहिए। अच्छे श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे तरीके से बात करने वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए खुद से। दूसरों की भावनाओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमेशा ये निर्धारित करिए कि आपका लक्ष्य क्या है? आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं या जीवन में क्या करना चाहते हैं? किस तरीके से जीना चाहते हैं? ये चीज़ हमें क्या करना चाहिए? डिसाइड करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए। असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा होता है कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं। हम बहुत दिल लगा के काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह स्किल्स हासिल करते हैं, सब कुछ सीख रहे हैं और हम उसमें क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। हम जब कर रहे हैं ना तो उसमें असफल हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि असफल हो गए तो आगे सीखना ही छोड़ दिया या हमारा तो मोटिवेशन ही खत्म हो गया, नहीं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपनी असफलताओं से आगे से सीखना चाहिए। हमें ये जानना होगा कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को हमें ठीक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो जीवन ऐसे ही चलता है। ऐसी बात नहीं कि छोटी-छोटी बातों से या कई असफलताओं से हम अपने जीवन को जीना ही छोड़ दें। तनाव प्रबंधन हमारे अंदर होना चाहिए, नियमित व्यायाम और योग करें। हमें हमेशा रोज़ ना एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए, इस चीज़ को नॉर्मल है कि हमारी बॉडी भी कहती है कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में दर्द होगा। तो हमें रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ और योगा करें और ध्यान और गहरी साँस लेने का अभ्यास करें। पर्याप्त आराम और नींद लें। ऐसी बात नहीं है कि जीवन को इतना अव्यवस्थित तरीके से जिएँ। अपनी नींद भी पूरी लेनी चाहिए, रात में सही समय पे सोना चाहिए और अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काम करके तो आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा तनाव को क्या करती है, प्रबंधन कर देती है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट बना रहता है। सामाजिक कौशल विकसित करता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है, टीम वर्क और सहयोग की जो भावना होती है वो क्या होती है, विकसित हो जाती है। संघर्षों को शांति से सुलझाने का प्रयत्न भी हो जाता है। अब निष्कर्ष यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को नियमित अभ्यास रेगुलर अभ्यास, आत्म विश्लेषण, खुद से अपने अंदर से विश्लेषण करना, अपने आप को एग्ज़ामिन करना और सकारात्मक सोच के द्वारा विकसित किया जा सकता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में क्या करती है? सहायता कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के लिए वही है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल रणनीतियों की हमें वर्णन करना होगा। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए व्यक्ति को स्वयं की भावनाओं को समझने और साथ-साथ में दूसरों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को क्या है बढ़ावा बढ़ाने के लिए इंटरपर्सनल और पारस्परिक दोनों प्रकार की रणनीतियाँ आवश्यक होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे-कैसे हमारी रणनीतियाँ होती हैं। तो आत्म जागरूकता को विकसित करना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना होगा, व्यवहार को सही रखना होगा, अपनी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए। क्रोध और तनाव पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, भावनात्मक संतुलन हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है हम हर बात पे दुखी हो जाएँ या हमारी जो फीलिंग्स हैं, उसे हम कंट्रोल ना कर पाएँ, हम दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं या दूसरों के सामने रो के दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें हमेशा अपनी भावनाओं पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और सही तरीके से बात करनी चाहिए। आत्मसम्मान बढ़ाना में होता है कि स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, कोई भी स्टेज क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, हमें हमेशा खुद को मोटिवेट करना चाहिए। अपनी उपलब्धियों को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके अंदर इस चीज़ की कोई भी स्किल्स आ चुकी है, तो आपको ये उपलब्धि मिल रही है, तो आप इस चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं कि ये चीज़ हम इस रास्ते पे सही तरीके से जा रहे हैं, मैं एक सफल रास्ते पे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए स्वीकारता।
सकारात्मक सोच विकसित करना चाहिए हमारे अंदर, नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट से हमें दूर रहो, नेगेटिव थॉट से हमेशा दूर रहो, नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना ही दूर रहो। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं, अगर आप हमेशा उन लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे। या तो उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए या तो पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। मैं पहले पॉइंट कहूँगी कि पहले खुद को बदलिए। अगर आप पॉजिटिव इंसान बन चुके हैं, तो मान लीजिए आप दूसरों के लिए एक सनशाइन बन सकते हैं। मतलब आप एक पॉजिटिव इंसान होंगे जिसका ऑरा इतना साफ होगा कि जो दूसरों से जब भी मिलेगा, हम जब भी दूसरों से मिलेंगे तो हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव एक वे में ला सकते हैं। तो ये चीज़ का हमें विकास करना चाहिए अपने अंदर। समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि समस्या कितनी बड़ी है, हमें ये देखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। आत्म प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए, कठिनाइयों में भी उत्साहित रहना चाहिए, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, फिर भी उसमें क्यूरियस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इसको कर लेंगे। इस चीज़ का हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। पारस्परिक जो रणनीति है उसमें देखते हैं कि सहानुभूति को मतलब विकास हमारे अंदर होना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, उनके समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, विकास और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हमेशा करना चाहिए। विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। कोई भी मतलब विवाद क्यों ना हो, कोई भी लड़ाई की बात क्यों ना हो या कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, उसको शांतिपूर्वक ही हमें सुलझाने का कोशिश करना चाहिए। धैर्य और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। समूह में कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर ना टीम वर्क का एक जुनून अंदर से होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अकेले ही कर लेंगे। अकेले भी कर लोगे, मैं जानती हूँ कि सबके अंदर एक चीज़ देखो हमारे अंदर एक क्षमता होती है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो हम अकेले ना कर सकें, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर हम सबके साथ करेंगे ना, तो उसका जो एक क्षमता होती है वो एक अलग ही होती है। उस वो आपको एक टीम लीडर बनाने की और ले जाती है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो टीम लीडर बन पाते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ हमारे अंदर का विकास होना चाहिए। सहयोग और समन्वय का भावना हमारे अंदर क्या होती है, विकसित हो जाती है। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों रणनीति भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, सफलता और अच्छे संबंध स्थापित करने में क्या होती है, मदद मिलती है, ये स्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्म-सम्मान का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए और उनके विकास की रणनीतियों की हमें क्या करनी है? विवेचना करनी है। तो आत्म-सम्मान का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना। आत्म-सम्मान का क्या मतलब है कि खुद को स्वीकार करना सबसे पहले। अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखना, हमारे अंदर क्या कौशल है, क्या क्षमता है, उस चीज़ पे हमें विश्वास रखना तथा अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, हमारे जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आत्म-सम्मान भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। क्योंकि ये व्यक्ति को आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि है आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। नेचुरल सी बात है कि अगर हमारी बात सही होगी, हमारा अपने ऊपर काबू होगा, हमारी फीलिंग्स पे हमें काबू होगा, हम सही से बात करते हैं, हम समाज में संबंध सही बनाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सकारात्मक सोच हमेशा हमारी बनी रहती है, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, मानसिक रूप से हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं और व्यक्तिगत विकास में सहायता मिल जाती है। अब इसकी कुछ रणनीति हैं, उसको देख लेते हैं। अपनी कमियों और गुणों को दोनों को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। देखो अपने आप से ना एक अंदर से वादा कर लो या कहें कि अपने आप को इतना समझ लो कि हमारे अंदर कोई भी कमी क्यों ना हो, कोई भी गुण क्यों ना हो, दोनों ही स्वीकार्य हैं। मान लीजिए कि कुछ चीज़ों में हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप स्वीकार करिए कि आप इस काम में अच्छे नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उस बात पे गुस्सा हो जाए अगर कोई बोले भी तो। आपको ये चीज़ स्वीकार होना चाहिए। दूसरों से अनावश्यक तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए कि मैं तुमसे अच्छा हूँ या तुम मतलब मैं तो उन सबसे अच्छा हूँ या मैं कोई भी कार्य में ना इन लोगों से अच्छा हूँ, तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने आप को ना तोलना बंद करिए। आप अगर किसी काम में अच्छे हैं, तो दूसरा किसी और काम में अच्छा होगा, जिसमें आप अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए हमें तोलना नहीं चाहिए खुद को एक-दूसरे से। हमें क्या करना चाहिए, अपने जो भी कमी है और वो उस चीज़ को, गुणों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तोलने की बजाय ना हमें उसकी उसमें भी देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कौशल है, उसकी क्या योग्यता है। तो वो चीज़ में हैप्पी होना चाहिए। अपनी योग्यताओं को हमें पहचानना होगा, अपनी उपलब्धियों, अपनी क्षमताओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, अपने अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए, सकारात्मक विचार से बचे मतलब
नकारात्मक विचारों से हमेशा बचे रहना चाहिए और अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मतलब हमेशा अपने प्रति, कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो अपने आप से नफ़रत करता हूँ या मुझे अपने आप से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए और प्लस खुद के प्रति पॉज़िटिव रहना चाहिए। भई हम अपने आप से क्यों नफ़रत करेंगे? इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहो। छोटे-मोटे मतलब जो छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य हमेशा बना के रखने चाहिए। जीवन में ऐसा होता है कि कुछ हमें पार्थ बनाने चाहिए, रास्ते बनाने चाहिए। छोटे-छोटे रास्ते बनाओ, जो कि हम उसे धीरे-धीरे पार कर सकें और उस चीज़ को हासिल कर सकें। सफलता मिलने पर स्वयं को क्या करें, प्रोत्साहित करें। आप अपने आप को खुश करें कि ये चीज़ आपने हासिल कर ली है, ये चीज़ आपने पा ली है। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। गलतियों से सीखना चाहिए हमेशा। असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा उन्हें से सीखते रहना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने भी पूरी वीडियो बनाई है, इसमें काफ़ी चीज़ों की गलती हो सकता है कि मैंने भी की हो और आप लोग मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पे गलती की है या आपने ये चीज़ ठीक से नहीं बताई या हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। आप अगर मुझे ये बताएँगे तो मुझे अपने आप को क्या पता चलेगा कि मेरी असफलता है, मैं इससे मतलब निराश नहीं होंगी। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अपनी गलती से हमें सीखना चाहिए। और इसको स्वीकार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। आत्म देखभाल करें, मतलब खुद की देखभाल हमेशा करनी चाहिए। अपने शरीर और अपने मानसिक स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने की बात करते रहें। ऐसे लोगों से नहीं जो आपको कोई परवाह ही नहीं है कि आप कुछ भी करें जीवन में या वो हमेशा ऐसी बात करें जिससे आपका दिल दुःख जाता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो आत्मसम्मान व्यक्ति को व्यक्तित्व की नींव है एक्चुअल में जो आत्मसम्मान व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, सकारात्मक बनाता है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के विकास में विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने बोला ना जीवन में अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, तो अगर आप परफेक्ट इंसान बन जाएँगे, तो आप किसी को भी परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। ये चीज़ का मतलब आपके अंदर एक कौशल आ जाता है, क्षमता आ जाती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। पहले खुद को आत्मसम्मान मतलब अपने आप को परफेक्ट बनाइए और फिर दूसरों को आप जब चेंज देखेंगे ना, दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो ये चीज़ों के आपके अंदर एक कौशल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म-नियंत्रण का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके विकास की रणनीतियाँ बतानी होगी। तो आत्म-नियंत्रण क्या होता है? वही है खुद पर काबू करना, हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, उस पे काबू करना, हमारे जो भी विचार हैं देखो, ऐसी बात नहीं है, दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही होती है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं, बहुत सारे तो हम क्या करेंगे, सारे विचार तो किसी के सामने नहीं रख सकते क्योंकि कुछ विचार हमारे अच्छे भी होंगे और कुछ बहुत बुरे भी होंगे। तो हमें सिर्फ़ सही विचार ही रखने होंगे, जो कि समाज में सही हो या सामने वाली को फीलिंग को हर्ट ना करें। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अपनी भावनाओं और विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता से है। आत्म-नियंत्रण क्या है? अपनी भावनाओं, अपने विचार, अपने व्यवहार के नियंत्रण करने की क्षमता से है। ये व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी क्या रखता है? शांत रखता है। संतुलित रहने में सहायता करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म-नियंत्रण का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बिना व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। मान लीजिए कि अपने आप पर आपको सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। आप कोई भी बात पे कुछ भी कह देते हैं, तो सामने वाले को बुरा लग सकता है इस चीज़ का। या मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं कि उनको खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि किस बात में क्या बात कहनी चाहिए और अपना क्या हाव-भाव रखना चाहिए या अपनी फीलिंग्स से अपनी भावनाओं को किस तरीके से प्रकट करना चाहिए। उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है जिसकी वजह से उनके संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अपना सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए, जो कि हम सही तरीके से किसी से भी बात कर सकें और अपने संबंधों को सही बना के रख सकें। आत्म नियंत्रण का कुछ महत्व है, जैसे कि क्रोध और तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। कैसा भी तनाव हमारे अंदर, कोई भी स्ट्रेस क्यों ना हो, कोई भी क्रोध वाली बात क्यों ना हो, हमें हमेशा नॉर्मल और शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए बात करते समय। उचित निर्णय लेने में इसमें क्या होती है, सहायता मिलती है। जो लोग खुद पे काबू रखते हैं ना हमेशा, जो सेल्फ कंट्रोल वाले इंसान होते हैं, वो हमेशा कोई भी निर्णय लेते हैं ना, वो एक निर्णय सही जगह पे ही जाता है। लेकिन आप मानिए कि आपको खुद को कंट्रोल ही नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो जीवन के किसी भी जो कहेंगे ऑप्शन है, उस पे कैसे कंट्रोल होगा? आप कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं? गलत निर्णय भी ले लेंगे इस चीज़ में आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, हमें हमेशा जो हमारा मानसिक संतुलन है, उसे बनाए रखना चाहिए, संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए, अनुशासन और ज़िम्मेदारी की भावनाओं को विकसित करना चाहिए खुद के अंदर से। भावनात्मक देखो इसमें रणनीति है, उसको देखते हैं। भावनात्मक कारणों की पहचान करें। उन परिस्थितियों को समझें जो आपको परेशान करती हैं। नेचुरल सी बात है कि बहुत सी ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आप ना परेशान हो जाते हैं। तो उस परिस्थितियों को आपको समझना होगा, समझकर उसका क्या समाधान करना होगा। प्रतिक्रिया देने से पहले मतलब सोचना चाहिए हमें। देखो, जल्दबाजी में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांत होकर स्थिति का एक मूल्यांकन करना चाहिए। शांत हो जाइए, पहले स्थिति को समझिए कि स्थिति क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। हमेशा शांत रहकर ही ये चीज़ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्या आप शांत नहीं होंगे ना, तो किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। कोई बात का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा आखिरी में, तो इस चीज़ से संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो हमेशा शांत रहना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले मतलब हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए कोई भी निर्णय, नहीं तो वो गलत हो जाते हैं। अब योग, ध्यान और गहरी साँस लेने की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? हमें हमेशा योग और ध्यान और गहरी साँसें लेनी चाहिए। इससे आपके अंदर जो भी तनाव है ना, वो निकल जाता है। तो आप हमेशा अपनी बात को रखते समय आराम से रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें में आपको मदद मिलेगी। दूसरों को समझने में भी मदद मिलती है क्योंकि मन हमारा क्या है, शांत हो चुका है। सकारात्मक सोच को विकसित करता है, समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यों को मतलब कार्यों की उचित योजना बनानी चाहिए, अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए, कोई भी दबाव आप पे क्यों ना हो। मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो आपको ये पूछ रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको ना दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं। मैंने बताया ना कि आप स्वतंत्र हैं अपनी हर बात को कहने के लिए, तो अपने आप को एक्सप्रेस सही तरीके से करना चाहिए। अगर कोई काम नहीं आता है, तो उससे दबने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं आता है, तो ये मैं नहीं कर सकता। किसी भी तरीके का कोई दबाव, कोई व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि आप अपना ओपिनियन उसके हक में दें, तो इसके लिए भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको मान लीजिए कि आप उसकी बात से सहमत ही नहीं है, तो हमेशा क्या है, दबाव से बचना चाहिए, हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। आप क्या फ़ील करते हैं, उस चीज़ को समझना होगा आपको। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें भावना मतलब दूसरों की भावनाओं को हम हर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब होगा कि आप अपने आप को तो नहीं दबा रहे हैं ना, नहीं तो आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और स्ट्रेस अच्छी बात नहीं होती है मेंटलिटी के लिए। तो ये चीज़ है। नियमित दिनचर्या अपनाएँ, मतलब एक अच्छा दिनचर्या हमें जीवन जीना चाहिए। शेड्यूल तरीके से जी सकते हैं, कुछ लोग शेड्यूल बनाते हैं दिन का, तो उस तरीके से जी सकते हैं। या मान लीजिए कि आप पूरे दिन का जो भी शुरुआत कर रहे हैं और पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब पॉज़िटिव सही होना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, प्रतिबद्ध रहें हमेशा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने अंदर से जुनून होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हमेशा क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ना हम ऊपर से अब तक मैं पढ़ते आ रहे हूँ, सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, ठीक है ना? तो इतना मुश्किल नहीं है आप लोगों का पेपर, समझ रहे हो ना? अब इसका निष्कर्ष क्या ही निकालोगे? तो आत्मनियंत्रण व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। ये व्यक्ति के जो मानसिक स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन की सफलताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित अभ्यास और आत्म अनुशासन के द्वारा आत्म नियंत्रण को विकसित किया जा सकता है इस चीज़ से। अब आत्म दृढ़ता क्या होती है? आत्म दृढ़ता क्या है और उसकी रणनीतियाँ क्या है, उसको हम समझेंगे। आत्म दृढ़ता का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को स्पष्ट, आत्मविश्वासपूर्ण, सम्मानजनक ढंग से व्यक्त करना। आत्मदृढ़ व्यक्ति अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता, लेकिन वह दूसरों के अधिकारों और भावनाओं को भी क्या करता है, सम्मान करता है। नॉर्मल सी बात है कि मैं आत्मदृढ़ता एक्चुअल में क्या होती है? जो भी हमारी भावनाएँ हैं, जो हमारा विचार है और जो हम चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और दूसरों की बात का सम्मान करते हुए, हमें हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें होती है हमारी आत्मदृढ़ता। अब इसके कुछ महत्व हैं, उसको हम समझेंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ाती है ये चीज़ें और संचार कौशल में सुधार करती है। संचार का मतलब होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें सुधार करती है। तनाव और भ्रम को कम करती है, संबंधों को मजबूत बनाती है, नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। अब इसके कुछ रणनीति होती है, उसको हम समझेंगे। अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखें, हमेशा अपनी योग्यताओं कि आपके पास क्या कौशल है, उस पे हमेशा भरोसा होना चाहिए आपको हमेशा। कुछ लोग होता है कि वो लोग ना, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है कि वो टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन ना उन्हें अपनी योग्यता पे भरोसा ही नहीं है कि वो एक अच्छे टीचर हैं, जबकि सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि वो एक अच्छे टीचर हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, मेरे ऊपर मत लेना, मैंने सिर्फ़ बताया है। बहुत लोग होते हैं, मैंने काफ़ी स्टूडेंट भी देखे हैं, वो बहुत से कामों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस काम में इतने भी अच्छे नहीं हैं। अरे यार! मतलब अपने अगर स्किल्स है हमारे अंदर, तो इस चीज़ को स्वीकार करिए। उससे आपका ही विश्वास बढ़ेगा, आप कोई भी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति के सामने क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए, ये व्यक्त करना चाहिए। विनम्र और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी अब्यूज़ वर्ड नहीं कहना चाहिए हमें हमेशा, और ना कहना भी सीखना चाहिए। जीवन में ये मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने ऊपर भी बताया था एक पॉइंट में, कि अगर कोई काम आपको नहीं पसंद है या कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको ना कहना भी आना चाहिए। हर चीज़ में हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। अनुवांछित माँगों अनुवांछित माँगों को विनम्रता से अस्वीकार करें। मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है जिससे आप अस्वीकार करते हैं, जो आपको नहीं पसंद है, तो आप अस्वीकार करिए चीज़ को, उसे बोलिए। इसका मतलब नहीं कि आप चुप रहें या आप अपना ओपिनियन ही ना दें। अपने आप को एक्सप्रेस करना बेहद ज़रूरी होता है जीवन में। अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी होती है, कोई आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा। प्रभावी संचार और कौशल विकसित करना चाहिए, आँखों से संपर्क बनाए रखना चाहिए और अच्छे श्रोता की तरह बात करना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी से भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं ना? तो ये चीज़ हमारे अंदर का कौशल होना चाहिए, और हम एक अच्छे श्रोता होने चाहिए। अच्छे श्रोता का मतलब है, हमें हमेशा अच्छी तरह सुनना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। अपने निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करें। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, खुद से लें, ठीक है ना? अपने आप को समझें कि ये निर्णय मैं क्यों ले रहा हूँ और ये सही होगा, नहीं होगा, ये खुद से लेने की कोशिश करनी चाहिए। ज़िम्मेदारी को स्वीकारना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ज़िम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे तो जीवन को सही तरीके से जिया जा सकता है, और ज़िम्मेदारी से भागते रहेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे या सफल व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। क्रोध और आवश्यक क्रोध और आवेश में प्रतिक्रिया ना दें। मतलब किसी भी तरीके से जब भी कोई बात हो रही हो ना, तो कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, कोई भी तनाव क्यों ना हो, कोई भी क्रोध क्यों ना आ रहा हो, आपको हमेशा गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। निर्णय लेते समय या बात करते समय अपनी प्रतिक्रिया को सही रखना चाहिए। धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। समूह चर्चाओं और टीम कार्यों में भाग लेना चाहिए। अपनी बात को बनाए मतलब बात रखने का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष एक्चुअल में इसमें क्या निकलेगा, तो आत्म दृढ़ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वासी, प्रभावी और सफल बनाती है। उचित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आत्म दृढ़ता में क्या होता है, विकास आता है हमारे अंदर। भावनाओं मतलब इमोशंस की प्रकृति और विशेषता तथा कार्यों की व्याख्या करनी है हमें इसके अंदर। जो भावनाएं मनुष्य को मानसिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। नॉर्मल सी बात है कि हम हर एक काम में, या मान लीजिए पूरे जीवन में, अभी तक हम जब से पैदा हुए हैं, हमारे सबसे पहले जो फीलिंग्स होती है वो हमारी क्या है, इमोशंस है। हर चीज में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए आप खुश हैं तो आप खुशी दिखेंगे, दुखी हैं तो दुख दिखेंगे, कोई गुस्सा, किसी बात पे गुस्सा है तो आप गुस्सा दिखेंगे, डरे हुए हैं तो डर, मतलब डर से, मतलब सहमे हुए से लगे होंगे। तो ये सारे इमोशन होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, काफी सारे इमोशन होते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक कहेंगे हिस्सा है हमारे जीवन का, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। जब व्यक्ति किसी घटना, परिस्थिति या उचित सॉरी, फिर से पढ़ लेते हैं। जब व्यक्ति किसी घटना या परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिक्रिया करता है, तो उसके अंदर खुशी, मतलब उसके अंदर खुशी का भाव या दुख या क्रोध, प्रेम या आचार्य जैसी भावनाएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, वो दिखती है। भावनाएं व्यक्ति के विचारों भावनाएं क्या करती है, व्यक्ति के जो भी विचार, हमारे जो भी विचार होते हैं, उसे विचार, व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करती है। इसलिए भावनाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण क्या है, ये भाग मानी जाती है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और अगर आप दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझते हैं, तो आप कभी भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकेंगे और अपनी बातों को रख भी नहीं सकेंगे, और एक सफल कन्वर्सेशन कभी नहीं हो सकती है, समाज में हो या किसी भी फ्रेंड के साथ क्यों ना हो। तो ये चीज होगा, हमें हमेशा फीलिंग्स इमोशंस को समझने की कोशिश करनी होगी। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीवन में। भावनाओं की प्रकृति एक्चुअल में कैसी होती है, तो नेचर ऑफ इमोशन कैसे होते हैं, तो भावनाएं व्यक्तिगत अनुभव होती है, मतलब ये हमारे अनुभव होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग लोगों के इमोशन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेती हूँ।
बहुत लोगों को आपने जीवन में देखे होंगे जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, काम होके बात करते हैं। इसका मतलब है कि शांत रहकर बात करते हैं। स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपने उस व्यक्ति को हमेशा शांत ही देखा होगा। तो ये हो गया उसका शांत व्यवहार। और कुछ लोग होंगे हर बात पे गुस्सा आ जाता है, कोई भी बात कर लो गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या है, उसका जो व्यवहार है वो गुस्से वाला एक व्यवहार है। बहुत लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, हर बात अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक नेचर होता है। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। मतलब इसमें हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की जो प्रक्रिया होती है वो शामिल होती है, क्योंकि इमोशन जो है हमारे हाव भाव से भी पता चल जाते हैं और हमारे बात करने के तरीके से भी पता चलते हैं। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से दिखती है। भावनाएँ सकारात्मक और मतलब नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। बहुत लोग देखो, नकारात्मक भावनाएँ भी होती हैं, हम हमेशा ऐसा तो नहीं है ना हम हमेशा अच्छे ही सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मक तरीके से भी सोचते हैं या बुरा भी सोचते हैं। तो ये दोनों तरीके की फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं हमारे अंदर। भावनाएँ स्थायी नहीं होती हैं, बल्कि समय और परिस्थितियों के साथ क्या है, बदलती रहती है। अब वही तो मैं बता रही हूँ, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ही पसंद करते हैं और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएँगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है जिस पे आपको गुस्सा आ जाता है हर बात पे, तो वो बात जब भी कोई छेड़ेगा तो आपको क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो उस समय हमारी स्थिति क्या है, बदल जाएगी। तो भावनाएँ एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। वे व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती रहती है। जो इमोशन होते हैं वो हमारे कोई भी निर्णय क्यों ना हो उसे प्रभावित कर देते हैं। मतलब उसे लेने की क्षमता मतलब चेंज होती रहती है। भावनाओं की विशेषताएँ हमें इसमें बतानी होगी। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता में है कि कुछ भावनाएँ जैसे कि खुशी, भय, दुखी सभी मनुष्यों में पाई जाती है। ये होती है सार्वभौमिक एक इमोशन। तीव्रता होती है, भावनाओं में तीव्रता व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तीव्रता का मतलब है कि जो जल्दी-जल्दी बदलती है, कि मान लीजिए कोई आपके सामने कोई लड़की है कोई, ठीक है ना? लड़की के सामने अगर कोई छिपकली एकदम से आ जाए, तो उसके इमोशन उस टाइम पे क्या होंगे? डरे हुए होंगे, एकदम वो डर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब ये तीव्रता वाले भावनाएँ होती हैं। तो ये जल्दी-जल्दी बदलती हैं समय के साथ। शारीरिक परिवर्तन भी होता है, भावनाओं के कारण हृदय गति भी बढ़ती है, पसीना आना, आवाज़ बदलना जैसी परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। जैसे कि अब मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, तो अब मेरी भावना भी क्या है, बदल चुकी है। मेरी आवाज़ की जो गति है, उसमें चेंजेस आ चुका है, ठीक है ना? मैं थोड़ी थक गई हूँ, गला दर्द कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा जो दिल है, वो इस टाइम पे बहुत ही मतलब किस तरीके से चल रहा है। अब मान लीजिए कि मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, मुझे पसीना भी आ रहा है, तो ये क्या है, शारीरिक परिवर्तन होता है किसके साथ? भावनाओं के साथ। ये हमारा समझना होगा कि फीलिंग्स किस-किस इमोशन किस-किस तरीके के होते हैं। व्यावहारिक मतलब अभिव्यक्ति होती है। भावनाएँ चेहरे के हाव-भाव और भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है। जो भी भावनाएँ होती हैं, वो कैसे पता चल जाती है एक इंसान की? उसके चेहरे पे हाव-भाव होंगे उसके, उसकी जो बात करने का तरीका होगा ना, उससे ही पता चल जाएगा उसका नेचर कैसा है। विचारों पर प्रभाव होता है। भावनाएँ व्यक्ति की सोच, स्मृति और निर्णय लेने की क्षमता में क्या होती है? प्रभावित करती है। भावनाओं के कार्य कैसे होते हैं? तो देखो, प्रेरणा प्रदान करता है, दूसरों के साथ संचार स्थापित होते हैं, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को खतरे से बचाता है, निर्णय लेने में सहायता करता है और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे इमोशन होते हैं, वो किस-किस तरीके से हमारे प्रेरणा देते हैं। सबसे पहली बात कि हम हमारे इमोशन पे कंट्रोल होता है, तो हम सही से अपने आप को, अगर हमारे इमोशन हमें पता है कि कैसे कब हमें रोना है, कब हमें दुखी होना है, कब हमें सही से बात करनी है, कब हमें डरना है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। दूसरों के साथ किस तरीके से बात करना है, तो ये एक फीलिंग सेट बोल लो कि इमोशन हमारा मतलब संचार होता है, तो एक-दूसरे से बात करने का तरीका स्थापित हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, निष्कर्ष हमारे इसमें ये है कि ये रहा, भावनाएँ मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। नॉर्मल सी बात है कि हर किसी का जीवन में भावनाएँ जो होती है वो उसका एक अभिन्न अंग है, वो कभी अलग नहीं हो सकती हैं। तो वो हमेशा जीवन में हमें साथ रही ही रहेगी। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं, इसलिए भावनाओं को समझना और उनका उचित प्रबंधन करना जीवन की सफलता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत क्या है, ज़रूरी होती है। क्वेश्चन ये है कि भावनाओं मतलब इमोशंस, फीलिंग्स और मूड में हमें अंतर स्पष्ट करना है। देखो, इमोशंस वो होते हैं जो फास्ट रिएक्शन होते हैं हमारे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी बात हुई है उसमें फास्ट रिएक्शन अगर जो होगा सबसे पहले हमारा वो इमोशन होंगे। फीलिंग्स वो होती है जो दिमाग का सोचना होता है, वो हमारी फीलिंग्स होती है। और मूड वो होता है जो लंबे समय तक चलता है थोड़ा-सा, ठीक है ना? कि मान लीजिए कि सुबह आप
उठ गए और सुबह से उठते ही ना आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन है। बिना बात के किसी ने आपको कुछ नहीं कहा लेकिन आप चिड़चिड़ा रहे हैं, तो वो मूड ना थोड़ा लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमें अंतर बताना है कि स्थिति क्या है। तो मान लीजिए कि इसका आधार है जैसे कि किसी घटना पर तुरंत कोई रिएक्शन करना मतलब रिएक्ट करना, ये हमारी क्या कहलाती है? भावनाएँ कहलाती हैं। और भावनाओं का जो व्यक्तिगत जो हमारे मेंटली जो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे मन के अंदर जाती हैं और ये बताती है कि हम इस टाइम पे कैसा फ़ील कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो ये हमारी फीलिंग होती है। मनोदशा वो होती है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताया कि आप चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आप काफ़ी टाइम तक चिड़चिड़ाते रहेंगे या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारे सर में दर्द होता है, तो वो लंबे समय तक दर्द रहता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई स्ट्रेस नहीं है बट फिर भी हमारे सर में दर्द है, तो ये भी कई बार हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो गया मूड हो गया, कि आज हमारा मूड अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ हमारा उस पे रहती है, मतलब बनी रहती है। तो जो अवधि है, अब कम समय के लिए जो इमोशन होते हैं मतलब सबसे पहले बताया था कि जो इमोशन होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं क्योंकि वो बदलते रहते हैं। लेकिन जो फीलिंग्स होती है वो थोड़ी-सी लंबे समय तक चल सकती है। मान लीजिए आपको अच्छा लग रहा है तो आपको काफ़ी टाइम अच्छा लग सकता है। मान लो पूरे दिन हमें अच्छा लग रहा है तो पूरे दिन का जो हमारा फीलिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो मनोदशा में भी सेम यही है कि हमारा जो मूड है मान लीजिए अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा और बुरा लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है तो नेगेटिव ही लगेगा वो पूरी तरीके से। और इसका कारण क्या हो सकता है? तो किसी विशेष घटना से उत्पन्न हो सकता है। जो इमोशन होते हैं, जो भावनाएँ होती हैं, वो मतलब रिएक्शन से होता है। कोई भी घटना हो गई है, मैंने अभी बताया ना कि कोई आपको खुशखबरी दे दे, तो आपका जो इमोशन होगा उस टाइम पे हैप्पी वाला होगा। तो ये बदलती रहती है, ये घटना मतलब कोई भी परिस्थिति के हिसाब से बनती रहती है। और भावनाओं की जो व्याख्या है, वो उत्पन्न होती है। तो जो हमारी फीलिंग होती है, वो हमारी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करती है कि इस टाइम पे हमारा इमोशन क्या है, उस हिसाब से हमारी फीलिंग्स भी डिसाइड हो जाती है। तो जो हमारा मूड होता है वो कई बार कई कारण स्पष्ट ही नहीं हो पाता। कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम किस बात से परेशान हैं। हमारा मूड इस टाइम पे कैसा है? हम अभी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, बुरा फ़ील कर रहे हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं ना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हमारा मूड ही हम डिसाइड नहीं कर पाते कई बार तो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भावनाएँ होती हैं वो तीव्र होती हैं। तीव्रता का मतलब है कि वो ज़्यादा होती हैं। जल्दी-जल्दी काम करती हैं और जो हमारी फीलिंग होती है वो नॉर्मल होती है, मीडियम और जो हमारी मनोदशा होती है वो बहुत ही कम और माध्यम होती है। मध्यम का मतलब है कि ऐसी बात नहीं है कि आपका मूड हमेशा ऐसे ही रहेगा, टेम्परेरी या अभी अच्छा है, बुरा है। तो ये डिसाइड होता रहता है, चलता रहता है जीवन में चीज़ों का। भावनाओं के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि सकारात्मक भावनाएँ होती हैं। सकारात्मक में आप खुद ही समझ सकते हो कि जो खुशी है, प्रेम है या संतोष है, उत्साह है, आशा है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी? ये हमारी सकारात्मक भावना है और नकारात्मक भावना का क्या मतलब है कि अगर हम तनाव में हैं तो या असंतोष हैं तब हमारी भावना कैसे होगी सॉरी दुखी नहीं क्रोधित होगी भय होगा दुख होगा ईर्ष्या होगी या अपमान अबोध होगा हमारे अंदर अबोध होगा इसका मतलब है कि उस टाइम पे हम बहुत ही अजीब फील कर रहे होंगे तो ये हमारे कुछ भावनात्मक मतलब भावनाएं होती हैं अब प्राथमिक भावनाएं क्या होती है प्राथमिक का मतलब है ये जन्मजात और सार्वभौमिक होती है जो हमारी पैदाइशी जब हम पैदा होते हैं ना तो उसके बाद हमारी भावनाएँ प्रकट होती हैं। तो ये सारी हमारी प्राथमिक भावना होती है। जैसे कि हैप्पी एक बेबी जब हँसता है तो देख रहे होंगे ना कि उसके इमोशन किस तरीके से हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है इस चीज़ में कि वो हैप्पी है या दुखी है या भय है या आश्चर्य है या घृणा कर रहा है उस टाइम पे या क्रोध कर रहा है। तो सारी चीज़ें हमें पता चलती रहती है। ये हमारी क्या है जन्मजात होती है हमारे जन्म से हमें मिली हुई होती है। और द्वितीय मतलब भावनाएँ क्या होती हैं? तो द्वितीय का मतलब है कि ये अनुभव मतलब एक्सपीरियंस और सामाजिक सीख से विकसित होती है। समाज के द्वारा हम सीख पाते हैं चीज़ को। जैसे कि गर्व करना, अपने ऊपर गर्व करना या कोई बात पे शर्म करना या जलन महसूस करना या संकोच करना। ये सारी चीज़ें जो भावनाएँ होती हैं, इमोशन होते हैं, ये हम कब सीखते हैं? समाज से सीखते हैं या अनुभव के द्वारा सीखते हैं। जीवन में चल रही परिस्थितियों के द्वारा सीखते हैं, सिंपल सी बात है। अब महत्व क्या है? तो आत्म जागरूकता बढ़ती है इसमें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होता है और संबंधों में सुधार आता है और तनाव प्रबंधन में सहायता मिलती है। अगर आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने मूड इन सबको समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। और एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निष्कर्ष इसमें ये निकलता है कि भावनाएँ अनुभूति और मनोदशा आपस में क्या है जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके जो कारण और प्रभाव हैं वो अलग-अलग होते हैं। उनकी समझ व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित और सफल बनाती है। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है कि भावनाओं, विचारों और व्यवहार के बीच एक संबंध स्थापित करना है। तो भावनाएँ मतलब इमोशन
विचार मतलब हमारे जो विचार होते हैं, और व्यवहार मतलब हमारा हाव-भाव। ये एक-दूसरे से गहराई से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसे ही भावनाएँ उसके अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है। मानो जैसे मैं सोच रही हूँ इस टाइम पे, वैसे ही मेरी क्या है, भावना मतलब इमोशन उत्पन्न हो रहे होंगे मेरे अंदर से, और उन्हीं भावनाओं के अनुसार उसका व्यवहार मतलब प्रभावित होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का व्यवहार भी उसके विचारों और भावनाओं को बदल भी सकता है। अब मान लीजिए कि आप जिस तरीके से जिस टाइम सोच रहे होंगे, आपके इमोशन भी वैसे ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से क्या है, गहराई से जुड़ी हुई होती है हमारी। अब विचार और भावनाओं का संबंध एक्चुअल में कैसा होता है, ये समझेंगे। तो सकारात्मक विचार खुशी और आत्मविश्वास का एक उत्पन्न हमारे अंदर कर देती है। मान लीजिए कि अभी आप खुश हैं, ठीक है ना? अब खुश कैसे होंगे? कोई आत्म मतलब सकारात्मक विचार आपके अंदर होगा, तभी तो आप खुश होंगे। अगर आप पॉजिटिव अभी सोच रहे होंगे, तो आप हैप्पी महसूस करेंगे और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे अपने अंदर से। एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होगी, कोई काम करने की एक जुनून होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे क्या है, विचार भी जुड़े हुए हैं किससे? हमारे विचार जुड़े हुए हैं हमारी भावनाओं से। अब नकारात्मक विचार किससे जुड़े होते हैं, तो चिंता से जुड़े होते हैं, भय और तनाव पैदा करते हैं। मान लीजिए आप कोई कोई ऐसा विचार है या कोई ऐसी बात हो गई है जो नकारात्मक है, ठीक है ना? अब उसमें आप क्या होंगे, आप चिंतित होंगे, उस बात से परेशान होंगे, भय होगा आपके अंदर, ये तनाव महसूस स्ट्रेस महसूस कर रहे होंगे, वो पैदा हो जाता है उस चीज़ में। तो ये होते हैं हमारे संबंध, कि सकारात्मक तरीके से कैसे हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं भावनाओं से, और नकारात्मक स्थितियों में हम कैसे अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इमोशन किस तरह से होते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में हो तो आप हैप्पी होंगे, नेचुरल सी बात है, और आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे होंगे उस टाइम पे, तो सोच नेगेटिव रहे हैं तो आप डरे हुए होंगे, या कह लीजिए आप चिंतित होंगे, ये तनाव आपके अंदर होगा उस चीज़ का, कशमकश होगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि यदि कोई छात्र सोचता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा, तो वह चिंतित और भयभीत हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई छात्र है, उसे ऐसा लगता है कि वो परीक्षा में अपना अच्छी तरीके से मतलब असफल है। इसका मतलब कि परीक्षा में सही से वो अपना 100% नहीं दे पाया, तो वो चीज़ से क्या होगा, चिंतित हो जाएगा कि नहीं यार मेरा एग्ज़ाम अच्छी नहीं गया है, तो वो परेशान रहेगा। उसके अंदर इस चीज़ का क्या आ जाएगा, तनाव भी महसूस होगा। तो ये हमारा एक विचार के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। तो भावनाएँ और व्यवहार का एक संबंध होता है। भावनाएँ व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करती हैं, जो भावनाएँ होती हैं, हमारे जो इमोशन होते हैं, वो हमारे कार्यों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे कि इस वीडियो को देखते समय आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, तो आप इस काम को पूरी तरीके से कर लेंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये आपका क्या है, एक व्यवहार के साथ एक भावनाओं का संबंध बना हुआ है। और अगर आप क्रोध और अ, आक्रामक व्यवहार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना? और खुशी और व्यक्ति को सहयोगी और मिलनसार बनाती है। जो भावनाएँ हमारी होती है, मान लीजिए हम हैप्पी हैं, और अगर हम हैप्पी हैं तो हम दूसरों के साथ भी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, उनसे संबंध बना सकते हैं, तो ये मिलनसार बनाती है। तो ये हमारी भावनाएँ जो होती है वो हमारे काम को भी डिसाइड करती है कई बार, और हमारे अंदर अगर हमारे व्यवहार क्रोधित है, तो हम दूसरों पे भी क्या करेंगे, क्रोध ही तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। इमोशन हमारे डिसाइड करते हैं हमारे संबंध कैसे होंगे किसी भी व्यक्ति के साथ में। नॉर्मल व्यवहार और विचारों का संबंध एक्चुअल में कैसे होता है, तो सकारात्मक व्यवहार सकारात्मक तरीके से सकारात्मक सोच से बढ़ता है, और नकारात्मक जो व्यवहार होता है वो अपराध बोध और तनाव को बढ़ा सकता है बॉडी के अंदर। बॉडी मतलब आपको मैंने बताया ना कि मेंटल स्थिति किस तरीके से है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे। तो ये हमारे संबंध होते हैं। भावनाएं, विचार और व्यवहार का एक चक्र होता है। कोई घटना घटती है, ठीक है ना? मान लीजिए कि कोई घटना घटती है, व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, विचार करता है, विचारों से भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, भावनाएँ व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और व्यवहार फिर नए विचार और भावनाएँ उत्पन्न करता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि किसी ने कोई आपको बात बताई, मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसने आपको बताया कि आपको पता है कि वो घटना हो गई। तो अब आप दिमाग में सोचोगे उस चीज़ को, तो आप उसके बारे में सोचोगे, ओहो! वो घटना हो गई। उस टाइम पे आपके जो इमोशन होंगे वो आपके साथ होंगे। आप उस टाइम पे इमोशनली फ़ील कर रहे होंगे, या वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे होंगे। तो ये हमारा उस टाइम पे हमारा क्या है, हमारी दिमाग के विचार से हमारी भावनाएँ क्या हो गई, कनेक्ट हो गई एक-दूसरे से। तो हमारा ये सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा व्यवहार उस टाइम पे कैसा होगा? दुखी होगा। हम जब बात करेंगे तो हमारी आवाज़ में एक वो दर्द महसूस होगा, या बात करते समय हमें एक एम्पैथी महसूस होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो व्यवहार फिर उसके बाद नए विचार होते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। व्यवहार और विचार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। इस संबंध का
महत्व एक्चुअल में क्या होता है? तो तनाव को कम करने में इससे सहायता मिलती है। जो भी व्यक्ति अपने व्यवहार और अपने विचारों को साथ में रख सकता है, उन्हें समझ सकता है, तो उनका तनाव हमेशा कम रहेगा, स्ट्रेस उन्हें कम लेना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। आत्म जागरूकता में मतलब विकास होता है, संबंधों में सुधार होता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। निष्कर्ष में क्या ही निकलेगा? तो भावना, विचार और व्यवहार एक दूसरे पर नियंत्रण प्रभाव डालते हैं, मतलब नियंत्रण प्रभाव डालते हैं कि जो भावनाएँ होती हैं और विचार होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है, निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ऊपर। तो इसलिए सकारात्मक विचार, संतुलित भावनाएँ और उचित व्यवहार जीवन को सफलता और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित मतलब बनाए रखता है, मतलब आपके ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है। अच्छे विचार आपको हमेशा आपकी मतलब मेंटल मतलब स्थिति को अच्छी तरीके से बना के रखेगा। लेकिन आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो जो आपका ऑरा है वो नेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से आप दुखी रहेंगे और मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ होती है। कार्यस्थल तथा शैक्षिक क्षेत्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों की विवेचना हमें इसमें करनी होगी। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उपयोग कार्यस्थल, विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या प्रयोग होगा, ठीक है ना? उसको हम समझेंगे। तो अच्छे नेता कर्मचारी को भावनाओं की मतलब अच्छे नेता कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हैं। जो अच्छे नेता होते हैं वो कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा टीम लीडर है, अगर वो टीम लीडर हम जितने भी एम्प्लॉयी है उन सबकी भावनाओं को समझ रहा है, तो उससे क्या होगा, एक नेतृत्व वो अच्छी तरीके से कर सकता है। हमें वो मोटिवेट कर सकता है किसी भी बात से, नेगेटिव वे में नहीं जाने देगा, उसको रोकेगा। तो ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है। और वह टीम को प्रेरित और मार्गदर्शन क्या कर सकता है, वो मार्गदर्शन करेगा कि नहीं, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। हर सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन का वो ही सॉल्यूशन हमें ला के देगा। तो ये एक नेता का काम होता है, या मान लीजिए टीम लीडर का काम होता है। टीम वर्क हमारे अंदर और सहयोग हमारे अंदर बनता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है एक्चुअल में। जो हमारी बात मतलब हमारे इमोशनल जो हमारे इमोशन होते हैं, उसका अगर इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, तो हम किसी से भी आसानी से जुड़ सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। तो ये सहयोग कब आता है हमारे अंदर, जहाँ हमारे अंदर इस चीज की समझ हो कि हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर काबू में है और हम दूसरों का बातों का सम्मान करते हैं। तो ये टीम वर्क में बहुत काम आती है। तनाव प्रबंधन मतलब हमारे जो स्ट्रेस है उसका कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कर्मचारी दबाव और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कोई भी कर्मचारी पे दबाव क्यों ना हो या कोई भी चुनौती क्यों ना हो, हम उसका आराम से सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को सीख लिया है। विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाएँगे और प्रभावी ढंग से सुलझाने में सहायता भी मिलती है। सकारात्मक भावनाएँ कार्य क्षमता को बढ़ावा देती है। बेहतर मतलब शिक्षण वातावरण देखो, शैक्षिक क्षेत्र में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग एक्चुअल में किस तरीके से होता है, तो इसमें है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए। तो मान लीजिए कि आप विद्यालय में हैं और आपके टीचर के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो आपके उस सब्जेक्ट में भी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा और उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका संबंध किसी से सही तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आपकी क्यूरियोसिटी और आपका जो नॉलेज है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपका संबंध किसी चीज़ से सही नहीं है, किसी व्यक्ति से सही नहीं है, तो आपके और उसके संबंध के वजह से अब वो चीज़ मतलब कन्वर्सेशन भी ठीक से कभी नहीं होगी और वो चीज़ को कभी सीख भी नहीं सकेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। वातावरण कैसा भी हो क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉयी हो या आप कोई लीडर हो, हर जगह ये चीज़ मतलब होती ही है। शैक्षणिक सफलता मिलती है, विद्यार्थी तनाव को नियंत्रित करके बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अपने तनाव को अगर वो नियंत्रण कर ले, अपने ऊपर काबू कर ले, अपनी इमोशंस को समझे और उसपे सेल्फ कंट्रोल कर ले, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, अपने अंदर जो कौशल है उसको बाहर ला सकता है। ठीक है ना? विद्यार्थी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो वो आत्मविश्वासी बनते हैं। समूह कार्य और सहयोग की भावनाएं इसमें क्या है, बढ़ जाती है। सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो जाती है हमारे अंदर। तो इसका महत्व क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है और बेहतर संबंध और संचार हमारे दूसरों से स्थापित हो जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यस्थल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सफलता का महत्वपूर्ण आधार है।
यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सक्षम और व्यावसायिक रूप से एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अगला क्वेश्चन बनाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए तथा आईक्यू और ईक्यू के संबंध को भी हमें मतलब बताना होगा। देखो आईक्यू क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि एक इंसान के अंदर कितनी नॉलेज है उसको हम आईक्यू से करते हैं। लेकिन ईक्यू, ईक्यू का मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी उसके अंदर कैसी है। तो वो संबंध हमें बताने होंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का विकास कई मनोवैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है। यह अवधारणा बताती है कि जीवन में सफलता केवल बुद्धि मतलब बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं करती है, मतलब आपकी इंटेलिजेंसी पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके कुछ ऐतिहासिक विकास है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या है, तो 1920 एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि लोगों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। बहुविधि, ये कुछ मतलब मॉडल है, या मान लीजिए कुछ लोग ये उन विचारकों के विचार हैं, तो उन सबको हमें समझना होगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, तो 1983 में ये हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल व्यक्ति बुद्धि को क्या है शामिल किया था इसके अंदर। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा एक्चुअल में क्या है, तो ये 1990 के अंदर था। पीटर सोल्वे, मतलब हमने बताया था ना ऊपर पढ़ा था, पीटर सोल्वे और जॉन मेयर ने पहली बार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का शब्द का क्या है प्रयोग किया था। तो लोगों के सामने लाए थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या होती है, उस चीज का जो सोच है या जो विचार है उसको लोगों के सामने प्रकट किया था। तो ये कब किया था, 1990 में। डैनियल गोलमैन का योगदान रहा है 1995 में। तो गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस अवधारणा को विश्व भर में क्या कर दिया, लोकप्रिय कर दिया, मतलब फैला दिया। आधुनिक विकास है, मतलब रियूबेन बार ऑन, जो याद है ना हमने बारन मॉडल ऊपर पढ़ा था, ये जिसको हम मिश्रित मॉडल भी बोलते हैं। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, उनके विद्वान ने इसके मतलब विभिन्न मॉडल और मापन उपकरण विकसित किए थे। याद है हमने मतलब परीक्षण भी सीखा था कि किस तरीके से आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका टेस्ट लिया जाता है कि आप कितने अच्छे हैं, या आप अपने कार्यस्थल पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपका व्यवहार कैसा हो सकता है, आपके संवेग कैसे हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये मापन होता है। आईक्यू और ईक्यू का संबंध एक्चुअल में कैसा है, तो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जो होते हैं वो तार्किक सोच और मतलब समस्या का समाधान करने की क्षमता को मापता है एक्चुअल में। वो ये सोचता है, देखो हमारे जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या है, कोई भी परिस्थिति में आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, यही तो आपकी दक्षता या क्षमता को वो मापता है। और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित होती है, ये मतलब आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है कि आप कितने समझदार व्यक्ति हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने समझदार हैं, आप किस स्थिति को किस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है उसको किस तरीके से मापा जाता है, तो भावनाओं को समझने और नियंत्रण नियंत्रित करने की क्षमता को मापता है ये एक्चुअल में। सामाजिक और भावनात्मक कौशल से संबंधित होती है ये दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों सफलता के लिए आवश्यक है। दोनों ही जीवन, अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने लाइफ को सक्सेसफुली जीना चाहता है, तो ये दोनों ही उसको सीखना चाहिए, दोनों ही उसके अंदर मतलब होने चाहिए कि उसका आईक्यू भी अच्छा होना चाहिए और उसका ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए। आईक्यू का ज्ञान प्रदान करता है, मतलब आईक्यू ज्ञान प्रदान करता है, हाँ सही बात है कि जो आईक्यू है वो ज्ञान प्रदान करता है, वो हमारे अंदर नॉलेज को बढ़ाता है। लेकिन जो ईक्यू है वो उसको प्रभावी बनाता है। मान लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको सब चीजों की नॉलेज है, लेकिन आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, या आपको दूसरों की बात को भी समझना नहीं आता, उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, उनकी बातों को रख नहीं रहे हैं, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका आईक्यू किसी भी काम का नहीं रह जाता है। सिर्फ आईक्यू होने का कोई मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। आपके अंदर इमोशनल एक अटैचमेंट होना चाहिए लोगों के साथ। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का सही तरीका होना चाहिए, तभी तो आप एक प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। उच्च आईक्यू और निम्न ईक्यू होने पर व्यक्ति सामाजिक संबंधों में कठिनाई महसूस कर सकता है, मतलब उसका अनुभव खराब हो सकता है जीवन में। और उच्च ईक्यू व्यक्ति को बेहतर बनाता, मतलब बेहतर नेता बना सकता है और टीम लीडर भी बना सकता है। तो आपका ईक्यू अगर अच्छा है तो आप बहुत ही अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं या बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। और निष्कर्ष ये निकलता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास एक लंबी प्रक्रिया
का परिणाम है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जीवन में वास्तविक सफलता के लिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो ये आपका खत्म हो चुका है। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ऊपर अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो सबसे पहले हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखा है, तो ये दोनों पीडीएफ एक ही में हमने जोड़ दिया है और आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आराम से। तो हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट थे, कोई भी मतलब हमारे जितने भी फील्ड थी, हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और अगर समझ में ना भी आए तो कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आप सभी के क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना? और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप आराम से चीज़ को पढ़िए, समझिए, कल आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो ओके, बाय। अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए उसको आप कमेंट करके हमें बता देना। टाटा, बाय बाय।